मैं डॉक्टर श्याम शंकर प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान। आज हम आपके लिए गोपाल कृष्ण गोखले पर एक व्याख्यान लेकर उपस्थित हुए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी नेता थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे स्वाधीनता आंदोलन में नेताओं का दो वर्ग था, एक उग्रवादी और दूसरा उदारवादी। शुरुआती दौर में जो हमारे नेतागण हुए उनमें उदारवादी नेता ही पहली पंक्ति में आए और ऐसे में गोपाल कृष्ण गोखले का नाम अग्रणी है। गोपाल कृष्ण गोखले ने अंग्रेजों या अंग्रेजी शासन के विरोध के लिए वैधानिक मार्ग अपनाया। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को अपनी बात समझाकर तथा धीरे धीरे सुधार के लिए कोशिश करके स्वराज्य के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। नरम तरीकों से ही काम निकालने की प्रवृत्ति उनकी थी और उस समय जो उदारवादी नेता थे तो उन समय के उदारवादी नेताओं पर उग्रवादी लोगों ने उनकी नरम प्रवृत्ति के कारण ये तंज कसे कि ये सभी आराम कुर्सी पर बैठने वाले पॉलिटिशियन हैं। लेकिन यह जो डायलॉग है, ये स्टेटमेंट गोखले के संबंध में पूरी तरह से लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि गोखले के मन में देश के प्रति अटूट निष्ठा थी। वे लगनशील थे तथा काफ़ी परिश्रमी थे। बाल गंगाधर तिलक ने उनके बारे में कहा था कि गोखले ने बहुत ही छोटी आयु में अपने आप को देश सेवा के लिए पूर्णतया समर्पित कर दिया तथा अनेकों प्रकार से देश की अपरिमित सेवा की। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म बम्बई प्रांत के कोल्हापुर जिले में 1866 ईस्वी में हुआ था। जब वो मात्र 13 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई और पिता का साया उनके ऊपर से हट गया। स्वाभाविक रूप से उन्हें अपनी शिक्षा को निरंतरता देने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी वे मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही स्नातक यानी ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी कर ली और 20 वर्ष की आयु में ही पुणे के एक अंग्रेजी कॉलेज में वो प्राध्यापक बन गए, शिक्षक बन गए। यही स्कूल बाद में फर्गुसन कॉलेज के नाम से फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। गोखले जी इसी कॉलेज में 1902 तक सेवा में रहे और 1902 में वो प्रिंसिपल के पद से ही उस कॉलेज से रिटायर हुए। गोखले अपना सार्वजनिक जीवन का शुरुआत जो करते हैं वह महादेव गोविंद रानाडे, जस्टिस महादेव गोविंद
रानाडे के शिष्य के रूप में करते हैं। इस संबंध में डॉक्टर जकारिया ने, जो रानाडे और गोखले का गुरु शिष्य का संबंध था, इस पर लिखा है डॉक्टर जकारिया ने कि गोखले के रूप में रानाडे को जैसा शिष्य मिला था वैसा उपयुक्त शिष्य कभी किसी गुरु को नहीं मिला होगा। जस्टिस रानाडे ने ही गोखले को सार्वजनिक सभा का मंत्री बनाया, जो उस समय बंबई प्रांत का एक प्रमुख राजनीतिक मंच था, और इसी सार्वजनिक सभा के क्वार्टरली रिव्यू का उन्होंने संपादन कार्य भी, पत्र रिव्यू जो पत्रिका थी उसका भी उन्होंने संपादन किया। एक सुधारक पत्रिका के भी संपादन का कार्य उन्होंने किया। वो जल्द ही मुंबई के या बंबई के प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों में गिने जाने लगे। मात्र 22 साल की उम्र में उन्हें बंबई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर दिया गया। 1889 में वो कांग्रेस के सदस्य बने तथा 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बंबई में, उस बंबई में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसकी उन्होंने अध्यक्षता की, और कांग्रेस की अध्यक्षता सबसे कम उम्र यानी 39 वर्ष की उम्र में करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। इतने कम उम्र में ही उन्हें कांग्रेस की अध्यक्षता करने का मौका मिला। 1912 में गांधी जी के बुलावे पर वो दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। गोपाल कृष्ण गोखले इन सत्याग्रहियों और दक्षिण अफ्रीका के सरकार के बीच समझौता कराने में सफल रहे। इन्होंने सफलता हासिल की, दोनों के बीच समझौता कराया। गांधी जी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी ने उन्हें पुण्यात्मा गोखले का नाम भी दिया था, या पुण्यात्मा गोखले वो कहा करते थे। मात्र 49 वर्ष की अवस्था में ही उनका देहावसान हो गया। इंग्लैंड की लॉर्ड सभा में बोलते हुए कर्जन ने कहा था कि उन्हें कभी किसी भी राष्ट्र का ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसमें उनसे ज़्यादा संसदीय प्रतिभा हो, पार्लियामेंट्री एबिलिटी हो। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि देने का भी प्रस्ताव दिया, लेकिन गोखले ने इसे स्वीकार नहीं किया था। हम गोपाल कृष्ण गोखले के शिक्षा नीति पर जब विचार करें तो हम देखते हैं कि शुरुआती दौर से ही गोखले का अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजी शिक्षा के प्रति गहरा लगाव उत्पन्न हो गया था। वो अंग्रेजी शिक्षा को भारतीयों के लिए वरदान मानते थे। उनका कहना था कि अंग्रेजी शिक्षा के चलते ही, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ही भारत लोकतंत्र और स्वतंत्रता के संपर्क में आया है। यानी ये लोकतांत्रिक विचार जो है, इन विचारों के संपर्क में भारत और भारत की जनता इसी अंग्रेजी शिक्षा के कारण ये लोकतांत्रिक विचारों के संपर्क में आया, स्वतंत्रता की अवधारणा के संपर्क में आया। और इसीलिए गोखले की धारणा थी
कि अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों की बौद्धिक प्रतिभा का विकास होगा, उनके दृष्टिकोण विकसित होंगे, भारतीयों का जो दृष्टिकोण है वो विकसित होगा और इस तरह से भावी भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। यानी वो अंग्रेजी शिक्षा को भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे। अंग्रेजी शिक्षा को भारतीयों के लिए उन्होंने वरदान बताया। इस प्रकार गोखले ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता का भी बखान करते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता को ब्रिटेन की सरकार के प्रति राजभक्ति दिखानी चाहिए। गोखले संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलनों में विश्वास रखते थे। उन्होंने क्रमिक सुधार के द्वारा स्वशासन प्राप्त करने पर बल दिया। वे सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्षपाती थे। उनका कहना था कि सत्ता के केंद्रीकरण से स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता का विकास होता है, इसलिए विकेंद्रीकरण होना चाहिए सत्ता का। वे सांप्रदायिक एकता बनाए रखने पर उन्होंने जोर दिया तथा राजनीति के आध्यात्मिकरण पर बल दिया। उनका कहना था कि राजनीति का आधार धर्म और नैतिकता होना चाहिए। धर्म और नैतिकता के आधार पर ही राजनीति की जानी चाहिए, या राजनीति का आधार धर्म और नैतिकता ही होना चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता को व्यक्तिगत स्वाधीनता, प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं की स्थापना, आर्थिक और सामाजिक सुधार तथा स्वशासन की मांग के लिए प्रेरित किया। यानी भारतीय जनता को इसके लिए शिक्षित करने का प्रयास किया। तो आज के व्याख्यान में इतना ही। गोपाल कृष्ण गोखले का भारतीय राजनीति में अपूर्व योगदान रहा है और इसी के साथ आज की व्याख्यान को विराम देता हूँ। धन्यवाद।